वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे पीवाई की सीरीज में तीसरे लेक्चर के बारे में। तो देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में घूमता रहता है। तो प्रश्न है क्या? प्रश्न यह है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, उसका गठन जो है कब होता है इसकी बात बतानी है। तो यहां पे जो दिया गया ऑप्शन है सही उत्तर है 1953। ठीक है, तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो फजल अली जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उसमें हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर। तो के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू और इनके साथ जो इस कमीशन के अध्यक्ष होते हैं वो फजल अली होते हैं। ठीक है, तो वो फजल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1953 में यह 3 मेंबर बॉडी जो है बनाई जाती है और यह अपनी रिपोर्ट 1955 में, ठीक है, कब? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1955 के बाद 1 साल बाद, ठीक है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ध्यान से सुनिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास होता है और इसके तहत जो पहले राज्य का जो गठन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वह डेट होती है 1 नवंबर 1956। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ठीक, जो इसके पास होने के बाद जो टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी भारत में वह उस समय क्या थी? ठीक है, तो उस समय 14 स्टेट थे, ध्यान रखिएगा, 14 स्टेट थे। ठीक है, और 6 जो है वह जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो 14 जो है वो पूर्ण राज्य थे और 6 जो है यूनियन टेरिटरी या ये कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो है नंबर याद रखिएगा, ये भी जो है पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर एक अम्ल स्रावित होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या? HCl। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इससे बचाव करने के लिए हमारे पेट के मतलब स्टोमक के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो जो कि इससे जो है प्रोटेक्ट करती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ये जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स नहीं, इसको लिख लीजिए म्यूकस। क्या लिखिए? म्यूकस। ठीक है, ये है म्यूकस, MUCUS, म्यूकस, जिसको बलगम बोल सकते हैं आप लोग। बी ऑप्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि। सी ऑप्शन है एंजाइम, ठीक है, और डी है विल्ली। तो देखिए HCl से जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वह करता है म्यूकस या बलगम। ठीक है, तो जो स्टमक होता है, ठीक, एक डायग्राम में बना दूं, तो जो पेट है, ठीक है, पेट की जो इनर वॉल है, ठीक है, यहां से जो है HCl का तो सिक्रेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जो मतलब कि जो स्टोमक है वहां में जो ऑक्जेंटिक सेल है, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक कोशिका। तो जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं वह HCl का सिक्रेशन करती है, किसमें? स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के ये जो दीवार है, ध्यान दीजिएगा, इस दीवार से जो है म्यूकस का सिक्रेशन होता है। क्या? म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो कि ये बलगम कहा जाता है। और यह जो म्यूकस है वह इस HCl के प्रभाव को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो जो स्टोमक की जो वॉल है इस अम्ल से जो है वो सुरक्षित रहती है, इस अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सही उत्तर होगा बलगम या म्यूकस। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO क्या है? LIFO, LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो LIFO का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो भी एब्रिविएशन वाली लिस्ट आती है कोई भी कंप्यूटर की किताब में, तो उसमें आपको जो है LIFO देखने को मिलेगा। तो LIFO का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन
फर्स्ट आउट। क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उसके अंतर्गत जो है LIFO टर्म यूज होता है, जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे खाली स्थान है में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए, द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस मतलब वात्या भट्टी, बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वह वर्ष बताना है जब इसका उद्घाटन किया गया था, तो वह वर्ष है 1959। राउरकेला जो है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो वत्ता भट्टी की जो शुरुआत की जाती है वो 1959 में की जाती है। ठीक, और यह एक स्टील प्लांट है। अब इसके साथ हम लोग जानेंगे कि भारत में अन्य जो स्टील प्लांट हैं, ठीक है, वह कहां पे हैं, किस वर्ष में उनका शुभारंभ हुआ और किस देश की सहायता से इन स्टील प्लांटों को जो है बनाया गया। तो यह एक लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता रहता है। तो देखिए, ये जो भिलाई वाला स्टील प्लांट है, जो भिलाई वाला स्टील प्लांट है वो है छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, और इसको जो है रूस की सहायता से बनाया गया। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और उसमें रूस का नाम क्या होगा? USSR। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है। इसकी स्थापना जो कि प्रश्न में था 1959 में, और जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया। ठीक है, तो उस देश का भी नाम पूछा जाता है जिसकी सहायता से ये स्टील प्लांट जो है वो बनाए गए हैं। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना होती है 1959 में। ठीक है, जब राउरकेला स्टील प्लांट की जब स्थापना होती है जिस वर्ष, उसी वर्ष जो है वो दुर्गापुर स्टील प्लांट की भी स्थापना होती है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पे है? पश्चिम बंगाल। और यह जो है ब्रिटेन की सहायता से इसको बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो बोकारो आज की डेट में जो है वो झारखंड में। ठीक, और इसकी स्थापना होती है 1964 में। ठीक है, लेकिन देखिए, जब इसकी स्थापना होगी तो उस समय जो है झारखंड तो था नहीं, झारखंड तो 2000 में बना है, तो उस समय क्या था? बिहार में ही था। ठीक, लेकिन आज की डेट में किस राज्य में? झारखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में। और यह भी जो है रूस की सहायता से बनाया गया। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो ये जो है इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न जो है वो किताब से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि सेट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सेट्स ऑफ सेफ्रॉन जो बुक है उसके राइटर का नाम बताना है। तो इसके राइटर हैं सबा नकवी। कौन है? सबा नकवी। अब देखिए, इनके अलावा जो अन्य राइटर हैं उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो एक लिस्ट जो है आप लोग के सामने मैं लेके आया हूं, इस लिस्ट को देखिए। ठीक है, तो जो प्रश्न में पूछा गया था सेट्स ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है, ये जो पूरी पुस्तक का नाम है सेट्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। ठीक है, पूरी पुस्तक का नाम ये है, क्या? सेट्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? केसर के रंग वाजपेयी से मोदी तक। ठीक है, के लेखक सबा नकवी हैं। और यह पुस्तक भारतीय राजनीति, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर केंद्रित है। और इसमें वाजपेयी से लेके, वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और जिनको जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक के बदलाव की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। किस पुस्तक में? सेट्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। किसकी किताब है ये है किताब सबा नकवी की। दूसरा, कमला भसीन। कमला भसीन की जो पुस्तक है बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। क्या है? बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, वीमेन इन इंडिया पार्टीशन। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुस्तक का नाम फिर से देखिए आप लोग, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, वीमेन इन इंडिया पार्टीशन, जो भारत के विभाजन के दौरान महिलाओं के अनुभव और संघर्ष पर आधारित है। चिदानंद राजभट्ट की पुस्तक हार्स दैट फ्लेव। क्या? हार्स दैट फ्लेव, जो हिंदी साहित्य और संस्कृति पर चर्चा करती है। और चौथा, अरुंधति राय की प्रसिद्ध पुस्तक, ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अरुंधति राय की जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है, जो 1997 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता थी। और इसमें केरल के एक परिवार की कहानी को
बड़े संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किसमें? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। और यह पुस्तक है किसकी? अरुंधति राय की। अगला प्रश्न, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो यह जो है वो 2012 का वर्ष था और इसमें PSLV, ध्यान रखिएगा, PSLV C21, ठीक है। फिर से देखिए, 2012 में PSLV C21, ठीक है, C21 के द्वारा जो है ये जो है मिशन जो है वो लॉन्च किया जाता है। ठीक, कब? 2012 में। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यह बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। और यहां जो सही उत्तर है महात्मा गांधी, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रेजेंटेशन था सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, वह महात्मा गांधी जी के द्वारा था, ठीक है। और यह जो है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक जो है गोलमेज की बैठक लंदन में होती है। और लंदन महात्मा गांधी जो है एस राजपुताना नामक जहाज से जाते हैं। कौन से? एस राजपुताना जहाज, ठीक है। इस जहाज का नाम भी पूछा जाता है। एस राजपुताना जहाज से जो है वो लंदन जाते हैं और इनके साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के साथ जो मतलब कि एक ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन? महात्मा गांधी, ठीक है, ऑफिशियल तौर पे। लेकिन अनऑफिशियल तौर पे जो है इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी, एनी बेसेंट भी गई थी, ठीक है। तो इन दोनों महिलाओं का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एनी बेसेंट महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर जो है गई थी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या महात्मा गांधी जो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो थी उसको जो अटेंड किया था, तो क्या यह जो कॉन्फ्रेंस थी वह सफल थी कि असफल थी? ध्यान रखिएगा, यह जो है कॉन्फ्रेंस सफल नहीं होती है, वो असफल होती है, ठीक है। और 3 राउंड कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक होता है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1932 में होता है, ठीक है। और तीनों के तीनों जो है विफल रहती हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है, ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है तुम्मलापल्ली खदान। क्या? तुम्मलापल्ली खदान। और ध्यान रखिएगा यह है आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यह कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन। क्या? विशालांध्र मूवमेंट। और यह जो मूवमेंट की खासियत यह है कि 1 नवंबर 1956 को पहला राज्य, ठीक है, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो है आंध्र प्रदेश। और यह जो होता है इस आंदोलन की वजह से होता है। कौन सा आंदोलन? विशालांध्र आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न, स्पेनिश ला लीगा खिताब, ठीक है, स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2019-20 किसने जीता? ठीक है, तो ये है रियल मैड्रिड सीएफ। कौन? रियल मैड्रिड सीएफ को जो है यह खिताब जाता है। और ध्यान रखिएगा यह जो है वो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये जितने प्रश्न है वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है प्रश्न है, ठीक है। और ये जो है सारे 2019 एनटीपीसी द्वारा जो एग्जाम कराया गया था उसमें पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये सब प्रश्न जो है मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां हुई थी? ठीक है, तो ये होती है सबसे पहले बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक, विशेषता में आप लोग डेटा स्टोरेज देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी देखने को मिलेगा और स्पीड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नहीं देखने को मिलेगा वह कंप्यूटर में वह इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो कंप्यूटर में नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? ठीक है,
तो आपको बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसके लिए यह शब्द जो है यूज किया गया, या ये कहा जाए कि यह मुहावरा जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, आयाराम गयाराम। तो एक्चुअली में जो गयालाल है, ठीक है, गयालाल, उनके लिए जो है यह यूज किया जाता है। और आज की डेट में आयाराम गयाराम जो शब्द है या जो मुहावरा है, वो सारे ऐसे लेजिस्लेचर, ठीक है, एमपी हो चाहे ले हो, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो उछल कूद करते रहते हैं, उनके लिए ये आज की डेट में यूज होता है। ठीक, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए कि आखिर गयालाल की कहानी क्या थी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य की जो है वो नींव पड़ती है। तो हरियाणा राज्य की स्थापना जो 1966 में होता है। तो उस समय उसकी विधानसभा में जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं गयालाल, ठीक है, गयालाल का रिकॉर्ड ये रहता है कि मात्र 9 घंटे के अंदर, कितना, 9 घंटे के अंदर, ठीक है, दो पार्टियों को जो है उन्होंने अदला बदली कर लिया था। ठीक है, पहले वो कांग्रेस थे, कांग्रेस के दूसरे में गए, फिर दूसरे से जो है फिर जो है वो कांग्रेस में आ गए। और इतना ही नहीं, मात्र 15 दिन के अंदर जो है वह तीसरे मोर्चे को भी जो वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कहानी थी गयालाल की। तो उसी समय उसी विधानसभा में, मतलब हरियाणा विधानसभा में एक विधायक होते हैं वीरेंद्र राय। ठीक है, कौन, वीरेंद्र राय। ठीक है, वीरेंद्र राय जो है गयालाल के लिए जो है जो वाक्य इस्तेमाल करते हैं, आयाराम गयाराम। ठीक है, और ऑफिशियली एक मुहावरे के रूप में उस समय के जो गृह मंत्री थे वाईवी चौहान, ठीक है, उन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया। और आयाराम और गयाराम जो है आज की डेट में मुहावरे के रूप में यूज होता है। तो ये थी कहानी संक्षिप्त में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहानी थी कहां पे, कहां की, हरियाणा विधानसभा की। अगला प्रश्न, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो ऐसी कृषि जहां पे एक साल के लिए जो खेती नहीं की जाती, ऐसी तरीके से खाली छोड़ दिया जाता है, तो उस भूमि को बोलते हैं फॉलो लैंड या परती। ठीक है, क्या बोलते हैं, परती भूमि या करेंट फॉलो। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा है ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है, शुद्ध बोया हुआ खेत। ठीक है, तो जैसे मान लेंगे कहीं पे जो है ये वाला जो है वो कृषि कृषि योग्य भूमि है, लेकिन जैसे मान लें कि यहाँ पे 100 हेक्टेयर, कितना, 100 हेक्टेयर जो है वो कृषि योग्य भूमि है। लेकिन अगर खेती खेती जो है पता चले कि केवल और केवल जो है 85 हेक्टेयर पे ही हो रही है, ठीक है, तो जो 85 हेक्टेयर है वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, दूसरा है खेती योग्य बंजर भूमि। ठीक है, तो बंजर भूमि, तो खेती योग्य बंजर भूमि ये होती है कि अगर किसी लैंड को लगभग 5 साल तक जो है वो परती छोड़ दीजिए, ठीक है, और 5 साल के बाद फिर से अगर वह कृषि योग्य हो जाती है, उस पर खेती की जाती है, तो उसको बोलते हैं खेती योग्य बंजर भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ष याद रखना है, कितना याद रखना है, 5 ईयर। ठीक है, वेस्टलैंड या बंजर भूमि क्या होती है, तो बंजर भूमि उसे कहते हैं कि आप जो है कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए, कितना भी खाद पानी दे लीजिए, वह भूमि जो है वो कृषि योग्य ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं बंजर भूमि। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और इनमें जो डिफरेंसेस हैं उसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो यह कहलाता है फ्यूज। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि फ्यूज का जो है वो इस्तेमाल होता है जो भी घरों में वायरिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो फ्यूज में जानते हैं एक जो है इसका जो तार बना होता है वह स्टेनस और लेड का बना होता है। ठीक है, जो फ्यूज बना होता है स्टेनस मतलब टीन और लेड का बना होता है। और जब उस सर्किट में हाई करंट फ्लो होता है या हाई वोल्टेज की जब सिचुएशन होती है, तो ये जो फ्यूज है वह जो है वो डिस्कनेक्ट या जो है वो शॉर्ट कर जाता है, जिससे पूरी जो वायरिंग होती है, पूरी जो सर्किट होती है वह सुरक्षित होती है। ठीक है, तो इसी वजह से फ्यूज का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। ठीक है, तो उस समय वर्धमान के राजा थे, ठीक, कौन, तेज चंद राय। ठीक है, तेज चंद राय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब इसके साथ हम लोग
जो लैंड रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म जो है अंग्रेजों द्वारा जो लाया गया था वो तीन व्यवस्थाएं थी। एक था स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी जो है बंदोबस्त भी बोलते हैं, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा जो था महलवाड़ी। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जो है वह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है हेक्टर मुन्नो के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, 1820 में, और महलवाड़ी जो है 1822 का है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की यह देन है, और एक एक को जो है हम मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, तो देखिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटका वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त की जो है व्यवस्था की जाती है। इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या परमानेंट सेटलमेंट। और यह ब्रिटिश भारत का, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पे यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, भूमि का जो अधिकृत अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था, जमींदार को। तो जमींदार को जो है इसको जो है भूमि का जो है वो लैंड लॉर्ड बनाया जाता था। लैंड लॉर्ड जो है, या ये कहा जाए भूमि पे जो अधिकार हुआ करता था वो जमींदार का हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। ठीक, अब रैयतवाड़ी की बात करते हैं। थॉमस मुनरो जो है इसको इंट्रोड्यूस करता है, कहां पे, बंबई, मद्रास और असम में यह व्यवस्था जो है वो रहती है। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूमि का मालिक जो है वो किसान होता था। कौन, किसान। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी, किसान की होगी। और यहाँ जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन है, जमींदार है। महलवाड़ी में 1822 में हार्ट मैकेंजी का ये कॉन्सेप्ट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, ब्रिटिश भारत का 30% भाग भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ठीक है, गांव के समूह को महल बोला जाता था। ठीक, और इसी वजह से इसका नाम जो है महलवाड़ी है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को होती थी। ठीक, इसी के साथ यह सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो यह वीडियो जो है कैसा लगा, जैसा भी लगा, आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।